अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर आज हम IS 7 की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं और मैं प्रैक्टिस कराते कराते एक एक लॉजिक को वापस से भी रिकॉल कराऊंगा कि भाई ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सही जी। प्राइमरीली हमारा मकसद ये होता है कैश फ्लो बनाने का कि भाई आप अपने प्रॉफिट को यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट करें और फिर आप उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करें। देन यू विल अराइव एट द क्लोजिंग कैश बैलेंस। और फिर वो बोलता है कि भाई तीन एक्टिविटीज़ में बताओ कि पैसा ऑपरेशन से कितना आया, पैसा आपने इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ कहाँ लगाया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, पीपी खरीदा, पीपी बेचा, इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट रिडीम की, पैसे आए। और अगर आपने कहीं से फाइनेंसिंग ऑब्टेन की है, चाहे वो लोन की मद में हो, चाहे वो शेयर इशुएंस की मद में हो, चाहे आपने डिविडेंड दिया हो, तो वो भी बताओ। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि ये हमारा पैटर्न होता है कैश फ्लो का। ऑब्वियसली अब एंड स्टेज पे हो तो आपको ये सारी बातें पता होंगी, बट जस्ट टू हैव अ रीकैप। चलें जी। हमने कहा सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू दी बाजवा लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है 30 जून 2019 का। सही है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। तो सर हम एक काम ये करते हैं, वी शैल स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा भाई, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो वो आ रहा है हमारा 4425 100। हमने कहा सर ये आ गया 4425 100। सही जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सर इससे पहले आपने एग्जाम में जाके लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सही जी। और आपने बाजवा लिमिटेड इसको ऊपर नीचे कर लें, पहले कंपनी का नाम बता दें। सही जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। आई बिलीव कि 19 ही ईयर है। ओके, 4425 100 आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलें जी। हमने कहा सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स की, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है। अब देखो, आपको आदत इस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई आपके पास जो बैलेंस शीट में लाइन आइटम आ रहे हैं ना, आप उसको एक एक करके लेकर चलें और उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पार करते रहें ताकि अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कवर हो जाएं। सर सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं नीचे वर्किंग के तौर के ऊपर यहाँ पे एक क्यूट सा टी ग्राउंड बना लेता हूँ। सही जी। अच्छा भाई, फिर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि भाई ये ऑपरेटिंग फिक्स एसेट की कहानी है। अच्छा जी सर, ये हमने कहा कि ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स। सही जी। इसका ओपनिंग बैलेंस। अच्छा भाई, इसका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस जो कि गिवन है। अच्छा, अगर ओपनिंग पे जाऊं मैं तो ये आ जाता है 4452 000। 4452 000 ये आ गया ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग में ख्याल रखिया करें क्योंकि भाई अगर आप लोग ओपनिंग क्लोजिंग ही गलत ले लेंगे तो आपका कैश फ्लो वैसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नशे में होते हैं, कभी ईयर वीयर घुमा के दे देते हैं, तो ऊपर आपने रीड करना है। तो हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 4452 000 हमने ये इंश्योर कर लिया भाई, सही किया हमने। और सर ये आ गया हमारे पास 4627 400। सर हमने कहा ये आ गया 4627 400, ये अमाउंट आ गई। अच्छा भाई सर, सेम हम ये काम ये करते हैं कि एक और अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही जी। हमने कहा सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर सर ओपनिंग इसका यहाँ नहीं आएगा और सर क्लोजिंग इसका यहाँ नहीं आएगा। हमने कहा सर ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग। सही है जी। अच्छा, हमने कहा सर 1250 000 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1550 000। सर हमने कहा कि अगर हम इसको नंबर फॉर्मेट में कर लें ताकि ये आसान रहे, क्योंकि अगर एक दो जीरो लगा दिए आगे पीछे तो ये टैली नहीं होगा। चलें जी, अभी सर हम सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं। और मैंने कहा कि भाई इसके बाद मेरे पास आ रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी सर वो पीपी जो अभी इन प्रोसेस है और वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर हमने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी ओपनिंग कितनी दी हुई है भाई? 360 और ये आ गया 4 लाख। सही है जी।
ये कहानी हो गई। अब सर चलते हैं इन्हीं के रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन में। अच्छा भाई, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इशू की है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा भाई, ये काम की चीज़ है। 30 अप्रैल 2018 को, 30 अप्रैल 2018, पहले देख लो कौन सा साल है सर, आपका साल है सर। अगर मैं देखूं तो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून, ये मेरे ईयर में फॉल नहीं कर रहा। देखो 30 अप्रैल 2018 की बात लिखी हुई है, 30 अप्रैल 2018 में यहाँ पे लिख भी देता हूँ समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग। सही है जी। 30 अप्रैल 2018 इज बेसिकली लास्ट ईयर। सही है जी। अब देखते हैं इसके लिए क्या कहता है। अच्छा भाई, बीएल ने डिस्पोज की थी इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज एंड नेट बुक वैल्यू, ये XYZ थी। सही जी। और उसके रिलेटेड 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे एंड रिकवर्ड बिफोर द ऑनगोइंग ईयर एंड। वो कह ये रहा है कि इस साल आपके 50,000 रुपये रिकवर हुए हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम विच थिंग सर, पीपी के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर एक, प्लीज सुनिएगा, एक इक्विपमेंट था कितने का, 350 का, जिसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख रुपए की। सही है जी। तो 50,000 रुपये का अक्यूमुलेटेड होगा, कॉस्ट में से निकल गई होगी, अक्यूमुलेटेड में से निकल गया होगा, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही होगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट से अक्यूमुलेटेड से निकल गया होगा। जो भी पैसे आने होंगे आ गए होंगे। कैश फ्लो में लास्ट ईयर कुछ ना कुछ पैसे आ चुके होंगे, बट जो 50 आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग था, जो 50,000 रुपये का रिमेनिंग बैलेंस है, देखो ना, बीएल डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग एंड नेट बुक वैल्यू, तो जो रिमेनिंग बैलेंस था वो 50 था। क्या मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ पैसा रिसीव होना बाकी रह गया था? और अगर मैं सवाल में जाऊं तो मेरे पास सवाल के अंदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल दिया हुआ है। तो इस रिसीवेबल के अंदर जो कि ओपनिंग कह रहा हूं मैं, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, तो सर मैं अगर कमेंट यहाँ पे डालूं तो दिस इंक्लूड्स, समझाने के लिए बोल रहा हूं, दिस इंक्लूड्स ₹50,000 दैट परटेन्स टू पीपी। मतलब सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी इस साल? कैश हो गया होगा डेबिट, और रिसीवेबल यानी अदर रिसीवेबल क्रेडिट, दिस डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ रिसीवेबल दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन। तो आप उसको ओपनिंग से हटा देंगे। सही है जी। ये कहानी हो गई, हम इसको टिक लगा देते हैं, ये हमारे पास कमेंट आ गया। सही है जी। अच्छा भाई, अब आगे हमने ये कहा कि सर जब ये कमेंट हमारे पास आ गया तो उसको आगे लेके चलते हैं। इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लेंगे, बल्कि आपके लिए यहाँ पे पार्क भी कर लेते हैं कैश फ्लो में। हमने कहा सर यहाँ पर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही जी। या तो हम सिंपल यूं कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। कितना आ गया? 50,000 रुपये। आपने सीधा अलग से दिखा दिया। और ये इस साल कोई नहीं बेचा आपने, लास्ट ईयर बेचा था, तो पीपी के अकाउंट में इसकी कोई मूवमेंट नहीं आएगी। ये यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ये याद रखिएगा। सही जी। ओपनिंग से इसको हटा देंगे क्योंकि क्लोजिंग में ये है ही नहीं, ओपनिंग से हटाना होगा आपको। खैर आगे हमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर बकाया बात करूँ तो वो बोल ये रहा है कि भाई करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट। सही जी। 50,000 एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इंटरेस्ट पेबल की बात हो गई सर। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹2 लाख है। सही है जी। ये डेप्रिसिएशन आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो वो उसको देखेंगे। यानी सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कैरी हो रही है, जो डेप्रिशिएट भी हो रही है। पर खैर अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो ये डेप्रिसिएशन भी तो नॉन कैश है ना। तो क्या मैं सवाल में जाके ये करूँ कि सर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट्स फॉर का कॉलम डालूँ और यहाँ पे लिख दूँ डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है जी। डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कितना बता दिया इन्होंने हमें? 2 लाख रुपए। ये आ गया, ये ऐड बैक हो जाएगा सर। ऐड बैक क्यों हो जाएगा सर? नॉन कैश है इसलिए ऐड बैक हो जाएगा,
अच्छा भाई, जो जो हमें मिलते जा रहा है हम डालते जाएंगे, क्योंकि सर हमें ऑल टुगेदर मार्क्स अचीव करने हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सर याद रखिएगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि ये मेरी जेब से गया ही नहीं है, कैश के इक्वली मानते हो, तो नीचे जब मैच करोगे ना तो उसको इंक्लूड करके मैच करना। क्लियर है? अच्छा भाई, नो ट्रांसफर्स वर मेड फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू पीपी ड्यूरिंग द ईयर। यानी वो क्या ये रहा है, वो क्या ये रहा है कि सर आपके पास इस साल अगर मैं देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो ये टेक्निकली मेरा कैश आउटफ्लो हुआ होगा और मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ गया होगा। यानी सर ये मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम कैश पेड टू एक्वायर पीपी होता है ना, तो हम लिखेंगे कैश पेड टू एक्वायर पीपी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को साथ। ये भी एक आउटफ्लो है मेरा, तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं कैश पेड ऑन CWIP। सही जी, कितना सर? ये आ गया हमारे पास 40,000 रुपये, क्योंकि वो क्या है, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया, तो हमने सही ये तो माइनस कर दिया यहाँ पे, कोई इशू वाली बात नहीं है। वो बोल रहा है कि भाई 60% जो सेल्स है वो क्रेडिट के ऊपर है और रिमेनिंग सेल्स जो है वो कैश के ऊपर है। पर सर अगर ये वाली बात की जाए तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली बात रेलेवेंट तब है जब मैं डायरेक्ट मेथड से सवाल करूँ। ये कौन सा मेथड है सर? इनडायरेक्ट मेथड है। 70% परचेजेस वर मेड ऑन कैश। सही है जी। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। बोल रहा भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा, तो अब अगर मैं बात कहूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने कितना बता दिया है? 40,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने बता दिया है 40,000। तो अगर मैं सवाल पे जाऊँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक वर्किंग करनी है। सही है जी। और मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में कितने दिए हुए हैं भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए हैं 540 के, 540 के। सही जी। इसमें से आप एक काम करें सर, इसमें से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस हटाएं, इसमें से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस हटाएं, लेस कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही है जी। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं हटा दूं इसमें से, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं हटा दूं इसमें से, तो सर इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास आ रहा है 40,000 रुपये का। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है मेरे पास है कितने का? 40,000 रुपये का। सही है जी। क्यों हटा रहा है अभी बता रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भाई सवाल में लिख के दिया हुआ है कि इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर मैं इसमें से लेस कर दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो कितना था सर? वो हमने अभी ऊपर लिया था, ये रहा 2 लाख रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बकाया बच गया वो पीपीई का डेप्रिसिएशन है? जो बकाया बच गया सर वो किसका डेप्रिसिएशन है? पीपीई का। वो ये रहा 3 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर बस यही है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो सर हमने कहा कि भाई, क्या कहा उसने कि भाई इसके अंदर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो सर दिस इंक्लूड्स का मतलब ये है कि इसके अंदर पीपी का डेप्रिसिएशन भी है और आईपी का भी है। तो अगर मैंने आईपी का माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो पीपी का बच गया। ये है सर पीपी का डेप्रिसिएशन। सही है जी। हमने क्या किया, हम यहाँ पर आए, हमने कहा कि सर पीपी का डेप्रिसिएशन अगर इसके अंदर शामिल है, कितने का है सर? ये 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इस बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से ये अकाउंट इंक्रीज हो गया होगा। कितने से भाई? 3 लाख रुपए से। अच्छा, अगर मैं वैसे ही देखूँ समझने के लिए, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी इक्वल होता है, यानी सर कोई डिस्पोजल नहीं है। समझ आती है बात? वरना यहाँ से डी रिकग्निशन हो रही होती। खैर सर, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये तो कंप्लीट हो गया, मतलब मैं यहाँ तक सही पहुँच चुका हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कितना रखूंगा सर? डेप्रिसिएशन पीपी 3 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। सही है जी। और डेप्रिसिएशन पीपी के बाद मैं यहाँ पे सर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड करूंगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए ऐड करूंगा यहाँ पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए ऐड करूंगा यहाँ पर क्योंकि सर हम बोलेंगे कि एक्सपेंस होना अलग बात है, उसका पे होना अलग बात है, तो उसकी पेमेंट अलग से निकालूंगा मैं।
तो मैंने कहा सर ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था मेरा 40,000 रुपये का, वो अलग से मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। अच्छा भाई सर, खैर यहाँ तक बात हो गई। और सर अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये अकाउंट भी फुलफिल होता हुआ दिखता है। तो मैं देखूँ अगर मेरे पास कोई डिस्पोजल नहीं है तो दिस माइनस दिस, सर ये आ गया 175,400 का कैश पेड टू एक्वायर पीपी। ऐसा ही है, हम यहाँ पर आ गए। सर कैश पेड टू एक्वायर पीपी कितना आ गया भाई हमारे पास? ये 175,400। और सर ये नेगेटिव में आएगा। चलें जी सर, ये कहानी हो गई मतलब 3 अकाउंट्स की। सही है, 3 अकाउंट्स का हिसाब किताब हम कर चुके हैं। 3 अकाउंट्स का हिसाब किताब हम कर चुके हैं। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, बाकी है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे बने रहिएगा। हमने कहा आगे सर नो ट्रांसफ़र, ये भी कहानी हो गई। अब आगे लेके चलते हैं इसको। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर आईपी का अकाउंट बना लें। तो आईपी का अकाउंट अभी बना लेते हैं। हमने कहा सर आईपी के अकाउंट के अंदर ये लिख लिया हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो ओपनिंग है वो 632,500 है। ये अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ है। और क्लोजिंग कितना आ रहा है? सर क्लोजिंग आ रहा है हमारे पास 810,000। और सर यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन डाल दूँ, सही है जी, यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन डाल दूँ क्योंकि ये इसकी वजह से कम हुआ होगा, तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसके अंदर ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो एडिशन इतने की रही होगी। सही, 377,500। तो हमने कहा कैश पेड टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आ गया। अच्छा भाई, कैश पेड टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर ये आ गया। हमने इसको भी पार्क कर लिया। लेकिन जो जो पार्क करते जाएंगे बच्चों उसके नंबर हैं। तो आपने बहुत ही विजिलेंटली जो जो होता है आप कैश फ्लो में फेंकते जाओ। मैंने भी तो यही किया भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं ना भूल जाऊँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ साथ इसको लेके चलें। सही है जी, चलें आगे। अब हमने कहा कि सर इसके बाद ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल आ रहा है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, लेट मी कंफर्म कि क्या अदर रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट आ रही है? सर ये एक आ रही है, ये वाली तीसरी वाली, इसको हम पार्क करेंगे। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसको हम अलग से देख लेंगे। यानी सर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल सिर्फ 50,000 के अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 50,000 रुपये के अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सही है जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अच्छा भाई, अब सवाल देख लेते हैं। सर हम यहाँ पर आए, हमने कहा 2710,000 आ रहा है ओपनिंग। मैंने कहा सर 2710,000 आ रहा है ओपनिंग। सही है, इसमें से मैंने पहले 50,000 रुपये कटा दिए। तो ये कौन से वाले हैं? सर ये वो वाले हैं जो ऑल टुगेदर ऑपरेशन से हटके पीपी से रिलेट करते हैं। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2715, सर 2715,000, तो सर आंसर हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे यूँ इस तरीके से 2710,000 माइनस 50,000 माइनस 2715,000। तो सर मेरे पास 55,000 रुपये से रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेशंस का रिसीवेबल यानी इतने की सेल हुई और इतने के पैसे नहीं है। सर कितने से? 55,000 रुपये से। तो मैंने उसको क्या किया, लेस कर दिया। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ये आपकी सेल में तो कन्वर्ट हो गया, बट रिसीवेबल का इंक्रीज एक्चुअली शोज दैट दिस अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड टिल नाउ, बल्कि सेल में जा चुकी है। तो उसको हटाएंगे तो आपकी वो सेल कैश की सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है भाई? अच्छा भाई आगे हमने कहा कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। देखें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कुछ हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपके कैश इक्विवेलेंट हैं, तो आप उसको हटाएं। आप उसको हटाएं। सर हमने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सही है जी, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं आप टेक्निकली उसको अपना आउटफ्लो मानते ही नहीं। आप कहते हैं वो कैश ही है, मेरे पास ही रहेगा, तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करते एज अ कैश आउटफ्लो। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट्स की वर्किंग में उसको हटा देंगे, क्योंकि उसको कैश में ही ऐड करके दिखाएंगे आप। क्लियर है? इस पर अलग से क्लास ली थी, मैंने आपको बहुत बखूबी समझाया था। तो मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली लिक्विड होती हैं 3 महीने वाली,
उसको आप वैसे तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, बट आप कैश फ्लो के लिए उसको बोलते हैं कि एक जेब से कैश गया दूसरी जेब में कैश आ गया, उसको मैं कैश इक्विवेलेंट कहता हूँ कि वो मेरे लिए कैश की मानंदी है। तो मैं ऊपर आउटफ्लो दिखाऊंगा नहीं ना, नीचे कैश में दिखा दूंगा अपने पास। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 2/23 आ रहा है ओपनिंग, सही है जी। हमने कहा सर, हमने यहाँ पे लिख दिया 2/23। अच्छा भाई, पर सर मसला ये है कि 2/23 मुझे नहीं लिखना, 2/23 के अलावा मुझे एक काम ये करना है कि मुझे इसमें से 25,000 रुपये माइनस करना है। 25,000 रुपये इसमें से माइनस करना है, सही है जी। और मैं अगर यहाँ पे ये बात कहूँ क्लोजिंग के हवाले से, क्लोजिंग के हवाले से, तो सर मेरे पास जो क्लोजिंग सवाल में गिवन है वो आ रहा है 345। तो सर मैं अगर 345,000 में से 40,000 माइनस कर दूं, तो सर 40 क्यों माइनस किया भाई? 40 इसलिए माइनस किया बच्चों क्योंकि क्योंकि 40,000 मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए कैश इक्विवेलेंट, यानी वो इन्वेस्टमेंट की भी होगी मैंने, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट 40,000 एज माई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं उसको कैश ही मान रहा हूँ। तो मैं ऊपर आउटफ्लो पैसा जाता हुआ दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा कैश में गया इक्विवेलेंट में आ गया, तो नीचे ही प्लस कर दूंगा उसको, दैट्स इट, उसको मूवमेंट में नहीं दिखाना। तो हमने ये कहा जैसे 40 और 25 एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 40 और 25 और 2/23 और 3/45, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, सर ये आ गया, हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गए और हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स मेड कितनी है सर? इतनी। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये वाली बात कि कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए सर, हमने कहा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सही जी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और उसको थोड़ा सा सर हम इज्जत दे दें क्योंकि हेडिंग है ये। अच्छा खैर सर, अब हमने कहा, अब हमने कहा सर अब आ जाएं इक्विटी साइड के ऊपर, प्लीज़ भाई बहुत फोकस के साथ, ये एक साथ ही बनेगा सब। हमने कहा ये आ गया, ये ये आ गया ये, और सर हम यहाँ पर आए तो हमने कहा शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। मैं इसका अकाउंट साथ बता रहा हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ। अकाउंट साथ बनाने का मतलब ये है कि अगर जो पैसे आएंगे तो वो कैपिटल और प्रीमियम दोनों के बैलेंसिंग फिगर यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा, सही है जी। तो हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो पहले तो कैपिटल प्लस प्रीमियम की मैं सही से अमाउंट लिख लूँ यहाँ पर। सर कैपिटल मेरे पास आ रहा है 5.5 मिलियन का, सही है जी। इसमें प्लस कर लूँ मैं 7 लाख रुपए, सही है जी। और मैंने कहा कि सर यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है 6.5 और 1150, ये आ गया सर। अच्छा भाई, अब हमने कहा सर यहाँ पे आप अकाउंट बना लें रिटेन अर्निंग्स का, सही है जी। रिटेन अर्निंग का सर ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपको? 1837, 1837,500। और सर यहाँ पर आ गया आपके पास 5048,835, 5048,835, रिकन्फर्म 5048,835। और सर हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट है, क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पे इक्विटी में आफ्टर टैक्स ही जाता है, तो हम यहाँ पर लेके आएंगे 3,761,335, 3,761,335, सही है जी, ये आ गया। अच्छा भाई, अब नीचे एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या चल रही हैं। हम सवाल में है वो बोल रहे हैं कि बीएल ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30 सितंबर 2018 को, सही है जी, और 30 दिसंबर 2018 को वो पे हुआ है। तो सर डिक्लेरेशन की बात होती है और वो पे भी हो चुका है, और फाइनल डिविडेंड है 2018 का। और 30 सितंबर को अगर दे रहा हूँ तो सर वैसी बात है, ईयर एंड के बाद ही दिया जाता है, तो इसी साल अकाउंट फॉर होगा ये। तो हम ये कर लेते हैं कि सर 10% का डिविडेंड हम यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लेते हैं, और वो लगेगा सर शेयर कैपिटल के ऊपर। कैश डिविडेंड आ गया, सही है जी। सर मैं 6.2 पे नहीं लगा सकता क्योंकि कैपिटल पे लगता है सर जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, और वो दी हुई है 5.5 मिलियन, सही है जी। हमने कहा 5.5 मिलियन पे 10%। एक बार रीचेक कर लेते हैं सर, 5.5 मिलियन है ओके, और रेट है 10% का। इसमें मैंने बोनस वगैरह नहीं डाला, अगर होता तो ये थोड़ा सा और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सर देखिए आप बोनस डालेंगे और फिर वहाँ पे शेयर आएंगे
पर देख लेते हैं। सही है जी। डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ ऑपरेटिंग में, यानी सर इसके अंदर बोनस का कोई एलिमेंट नहीं है। और फिर वो कह रहा है कि भाई फर्दर इशू हुआ है, तो सर फर्दर इशू बाद में हुआ तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये इस लायक नहीं है क्योंकि बाद में है। चलिए जी, तो हमने कहा कि अगर मैं चेक करूं कि बोनस है या नहीं है, तो सर यहाँ से इसको प्लस किया और इसको माइनस किया, तो 5048,835 एग्जैक्ट मैच करता है, मतलब इसमें कोई बोनस नहीं है। अगर सवाल साइलेंट हो और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचे तो यू नीड टू कंसिडर इट एज अ बोनस। पर यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो सर क्यों नहीं दिख रहा? मुझे सामने सामने पता लगा है कि ये अमाउंट क्या हो रही है सर, मैच हो रही है। ये अमाउंट क्या हो रही है सर, मैच हो रही है, आपके सामने है। मैं इन दोनों को प्लस करूँ, सही जी, मैं इन दोनों को प्लस करूँ, अगेन करके दिखा देता हूँ, और इन दोनों को माइनस करूँ, तो इसके अंदर सर बोनस का एलिमेंट नहीं है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि सर अगर हम ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करें, तो सर यहाँ पर देखें कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों के पैसे हैं, तो ये आ गया कैश, क्योंकि अलग अलग अकाउंट को प्लस करो एक ही साथ बना लो, बात एक ही है। तो सर हमने कहा ये हमने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। तो सर अब हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पे हो सकते हैं। तो हमने कहा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये सर पॉजिटिव आ जाएगा। ये था सर हमारा कैश रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स 1450। और सर कैश डिविडेंड पेड, सर कैश डिविडेंड पेड क्यों माइनस करते हैं सर? ये कोई एक्सपेंस नहीं है, पीएनएल में से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से माइनस हुआ हुआ है, तो हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ पर। अच्छा भाई, सर इसके बाद हमने कहा भाई कैश पेड आ गया, कैश रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स आ गया। अब सर फाइनेंसिंग में क्या रह गया, क्या बाकी रह गया? सर लॉन्ग टर्म लोन्स, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा सर आ जाए। हमने कहा सर अगर मैं रिटेन अर्निंग को नीचे घसीटूँ, तो मैंने कहा सर ये आ गया हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग कितना है बच्चों? 880। सही है जी। पर सर ये देखें, ये जो है ना, ये नॉन करंट पोर्शन है, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है इस पर आई एफ जो अगले साल पे होना है वो करंट लायबिलिटीज में आता है। बट खैर, हमें तो टोटल लोन लेना है ना, तो सर हमने कहा 880 में मैं प्लस कर लूँगा 1,12,000। सही जी, ये आ गया। और सर क्लोजिंग में भी मैं कुछ यही हरकत करूँगा, 550 में 172 ऐड कर लूँगा। 550 है, सॉरी 5 लाख है, तो 5 लाख के अंदर मैं ऐड कर लूँगा 172,000, जस्ट टू मेक श्योर। सर ये आ गया ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग। अब ज़रा इसकी एडजस्टमेंट पे नज़र डालते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के अंदर एक इंटरेस्ट की अमाउंट है 50,000 की और 60,000 की। तो मैं एक काम ये करूं कि ओपनिंग से 60,000 को घटाऊं इंटरेस्ट की, और यहां से कटा दूं, सर यहाँ से कटा देंगे 50,000, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल आ रहा है। सही है जी। फिर से देख लेते हैं अमाउंट कितनी है, 50,000। अच्छा जी, तो सर इसको हटा दिया तो क्या नहीं देखेंगे? भाई देखेंगे, अलग से अभी बताता हूँ। हमने कहा सर ये आ गया इंटरेस्ट पेएबल, तो सर हमने कहा कि ये हम 60 रहने देंगे, ये हम ये रहने देंगे। और सर इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से ये इंक्रीज़ हुआ होगा, और सर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000। मैं एक बार रिकन्फर्म भी कर लूँ सवाल से, इसने यही बताया हुआ है यहाँ पे कि 40,000 है। सही जी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से फॉर द ईयर का पेबल इंक्रीज़ हुआ होगा। और सर हमने कहा कैश पेड ये सेटल हो गया होगा। सही है जी। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये अकाउंट मेरा लोन है सिर्फ और इंटरेस्ट से पाक है। तो हमने कहा कि सर देख लेते हैं कि क्या सेटलमेंट हुई है। यस सर, कैश रीपे हुआ है, कैश रीपे हुआ है। तो सर हम क्या कहेंगे सर, ये हुआ लोन सेटल्ड 3/10 का, लोन रीपेड 3/10। अच्छा भाई, सर हमने कहा कि अगर ये लोन रीपे हुआ है 3/10 का, तो इसका इंटरेस्ट भी तो पे हुआ है। तो सर हमने कहा यहाँ पर
इंटरेस्ट पेड दिखा दें अलग से, ये रहा। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई एक प्रैक्टिस है जनरली कि भाई हम ऑपरेशंस के पैसे में से पे करते हैं, तो वो यहाँ आ गया। सही है जी, इंटरेस्ट पेड आ गया। याद रखिए कि टैक्स पेड अभी बाकी है। पर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सवाल के अंदर ट्रेड एंड अदर पेबल तो दिया हुआ है बट टैक्स पेबल नहीं दिया हुआ, मतलब जो भी टैक्स एक्सपेंस है वो पेड है। जो भी टैक्स एक्सपेंस है बच्चों क्या है, वो पेड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये टैक्स पेड भी ले लूँ 663765, ऐसा ही है सर। मैं यहाँ पे ले लूँ टैक्स पेड और यहाँ पे लिख दूँ 666 और 765। अच्छा भाई, ये हमने ले लिया भाई 663765 सर। ये आ गया हमारे पास टैक्स पेड, कंसिडरिंग कि हमारे पास कोई टैक्स का पेएबल नहीं है। और सर यहाँ पर मेरे पास ट्रेड अंडर पेएबल वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, जो आखिरी चीज़ है। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि भाई 12900000 और 1312, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ 12900000 और 131200, सही है जी। हम इसको कॉमा भी लगाते हैं ताकि आपको जब ये मिले तो फॉर्मेटेड मिले। अच्छा भाई, पेबल इंक्रीज होते हैं। पेबल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे रोक लिए हैं, आपने एक्सपेंस तो कर लिया, ऊपर पर आपका आउटफ्लो नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज इन पेबल को मैं ऐड करूंगा, सही है जी। तो हमने ये किया इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे 13120000 माइनस 12900000। तो सर हमने कहा भाई हम ये ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि सर आपका जो पेबल है वो देखें इंक्रीज हो रहा है, सही है जी। और ऊपर देखें वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। बट सर क्योंकि रिसीवेबल का इंक्रीज मतलब पैसा नहीं आया, पेबल का इंक्रीज मतलब आपने किसी को पैसे नहीं दिए, एक्सपेंस कर लिया, तो आप इसको ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो सर अगर हम यहाँ पर इसको टोटल करें पहले तो इसको, तो सर हमारे पास ऑल टुगेदर एक अमाउंट आती है ये, सही जी। हम इसको कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ गया सर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा जी, फिर हमने कहा जब हमने इसमें से टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड माइनस किया तो हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 4218335। हमने कहा सर ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि भाई कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फिर हमने यहाँ पर कहा कि सर ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलें जी सर, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, अनलेस कि मैंने कोई लिंक गलत लगाया हो। सही जी, ये रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा सर कैश फ्रॉम नेट कैश इनफ्लो, क्योंकि इनफ्लो मुझे इसलिए पता है इनफ्लो है क्योंकि देखो ऑपरेशन से इतना पैसा आया, यहाँ इतना पैसा गया और फाइनेंसिंग इतने की गई। सही, ये नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर है। और कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ लगाया, ये सब पता है हमें। सर इसके अंदर ऐड कर दूँ ओपनिंग कैश, सही है, एंड कैश इक्विवेलेंट, सही है जी। अच्छा भाई, ओपनिंग कैश कितना है, यानी ओपनिंग कैश आ रहा है मेरे पास 211200। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 211200। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट जो कि था मेरा 25,000 रुपये का, सही है जी। क्योंकि हम कहते हैं ना हमारी नज़र में तो भाई वो आउटफ्लो था ही नहीं, कैश से निकला इक्विवेलेंट में आ गया, तो मेरी जेब में ही है ना, तो ऊपर क्यों आउटफ्लो दिखाऊं मैं, ये आ गया। अच्छा भाई, अगर मैं इस कैश इनफ्लो फॉर द ईयर को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करता हूं, तो आई शुड अराइव एट क्लोजिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे पहुंचूंगा। तो मैंने जब इसको ऐड किया तो सर ये आ गया 6024935। सर ये मेरे पास क्लोजिंग कैश आ रहा है, पर सर दिस शुड बी कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट। तो सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो उसको एक बार मैच कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सर कैश मेरे पास आ गया कितना क्लोजिंग, सर क्लोजिंग कैश आ रहा है 6536435, 6536435। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा सर, ये तो 6536435 आपका आ रहा है, ये कैश का बैलेंस सिर्फ। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6536435। और ओपनिंग कितना लिया हमने भाई, 211200, और हमने इसमें इक्विवेलेंट ऐड किया है 25,000, ये भी सही है। और 40,000 करंट ईयर का है हमारे पास, तो क्लोजिंग ये आ रहा है। अच्छा भाई, और अब हम इसके अंदर अगर ऐड कर दें कैश इक्विवेलेंट 40,000 रुपये का, तो सर ये 40,000 रुपये ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्लोजिंग बचता है 6576435। ओके जी। अच्छा भाई, 6576435 ये बचता है इसका, और मैं इसका डिफरेंस ले लूँ अगर, तो मेरे पास आ रहा है 551500। यानी सर ये हमने कोई डबल अमाउंट ली हुई है, अभी चेक कर लेते हैं, ये तो प्लस नहीं हुई है। 551500, अभी इसको ट्रेस करना पड़ेगा भाई। 550 तो ये आ रही है, ये क्या है भाई, कैश डिविडेंड पेड, 550 तो ये आ गई। अच्छा भाई, अगर हम यहाँ पे देखें अपने इसमें, तो हमारे पास ये जो अमाउंट आ रही है 6576435, ये तो सही है, पर दैट इज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड ये आ गया, इंटरेस्ट पेबल हमने ले लिया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सही करनी है, ये याद आ गई। पर हमारे पास वो तो लोन में थी ना, इंटरेस्ट पेबल तो लोन में था, हमने 60,000 वहाँ से हटा दिया, 50 वहाँ से हटा दिया। ये रहा 60, ये रहा 50, ये रहा, इसमें 60 माइनस है, इसमें से 50 माइनस है। और अगर हम देखें तो ये 310 की पेमेंट है, ये आ गई हमारे पास 310 की पेमेंट। और हम अगर 550 देखें कैश पेड ऑन डिविडेंड। अच्छा जी, अब हम सर ऊपर जाके देख लेते हैं क्या हमने कोई बैलेंस शीट आइटम तो मिस नहीं कर दिया। करंट पोर्शन आ गया। अच्छा, स्टॉक एंड ट्रेड ये बाकी है ना, स्टॉक एंड ट्रेड, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, स्टॉक एंड ट्रेड। चलें जी, स्टॉक एंड ट्रेड तो सीधा सीधा है, ये वही बोलूँ, टैली क्यों नहीं हो रहा भाई। 632 अच्छा सर, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, मतलब आपका पैसा फंस गया है। और सर ये आ गया 810000। तो सर हमने क्या किया कि भाई हमने खरीदी ज़्यादा, यूज़ कम किया, COGS में कम है, और पैसा माइनस किए। तो सर अगर मैं 632 500 को और 810 से कंपेयर करूं, नहीं बल्कि 1080 है, ये भी उल्टा हो गया, 10800000, सही है जी। और इसमें से मैं माइनस कर दूं 7999, तो सर टेक्निकली हो ये रहा है इसके अंदर कि आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, मतलब पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज़ हुई है, तो आपका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, COGS में चार्ज हो चुका था तो ऐड बैक करा दीजिएगा, यही है। 281,000। तो सर अब अगर हम जाके नीचे देखें, तो सर अब ये बचता है डिफरेंस 270,500 का। अभी भी हमने कोई चीज़ मिस की हुई है, अभी भी हमने कोई चीज़ मिस की हुई है। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, ये हो गया जी। अच्छा भाई, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 540 के थे, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 540 के थे, और मैंने यहाँ पे कितने एडजस्ट किए हैं, ये 540 पूरे एडजस्ट किए हैं, सही है, उसकी पेमेंट्स अलग से दिखा दी मैंने। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया मैंने 4425100, ये भी सही है। अच्छा भाई, अगर हम यहाँ पर 281,000 ले रहे हैं, तो ये एक बार रीचेक कर लेते हैं, 10800000, ये रहा, और 800000, 799,000, ये भी ऐड हो गया। अच्छा भाई, अब ज़रा देख लेते हैं, ये एडिशन में आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये, और हमारे पास कैश पेड टू एक्वायर PP, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैश रिसीव फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स 270,500। अभी देखते हैं इसको, अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो 135 आ रहा है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ
तो 541 आ रहा है। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, ट्रेड एंड अदर पेबल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, 4452 ये आ गया। और हमारे पास क्या बाकी है, क्या बाकी है? 175 एक बार मैच कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से भी। 175 400 एक्यूमुलेटेड, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि भाई दोनों में चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये देखूँ 2660 000 और ये, तो ये अमाउंट आ गई। इन्वेंट्री, COGS, ट्रेड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3775। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो 107 000 इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड कहाँ गई? कैश पेड टू एक्वायर PP, कैश पेड टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट्स मेड। इन्वेस्टमेंट्स मेड, अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स मेड की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं देख लूँ क्या मैंने फिगर गलत तो नहीं ले ली। इन्वेस्टमेंट्स मेड, सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है 223, सही है जी। हमने यहाँ पे ले लिया 223, सही जी। 223 में से मैंने क्या माइनस कर दिया सर? 25,000, ये भी सही है। मैंने कहा सर 223 के बाद अगर मैं 345,000 में से 40 माइनस कर दूं, 345 में से ये है ना सर, यहाँ पे हमने एक 4,000 की गलती की हुई थी, ये 40 हो गया। और सर हमारे पास अब कितना रह गया? 270। अच्छा, ये क्या लिंक गलत लगा हुआ अभी भी? हमने यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के अंदर 345 में से 40 कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, 107 हो गया। और सर यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट्स मेड, इन्वेस्टिंग में ये गलत लिंक लगा हुआ है ना यार, ये रहा भाई, ये रहा इन्वेस्टमेंट्स मेड, ये रही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और सर इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये कैश फ्लो हो जाता है टैली। तो सर देखें, दो गलतियां, एक तो इन्वेंट्री नहीं ली थी, दूसरा सर मैंने अपने पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 40 की जगह 4 रख लिया था और लिंक गलत था, सही है जी। ख्याल रखिएगा इसका, इस सोल्यूशन को मैं आपको दे देता हूँ, पर सबसे पहले खुद सॉल्व करना और फिर उसको देखना है जी। जज़ाकल्लाह।